गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत की काव्यगत विशेषताएं। इससे पहले हमने सुमित्रा नंदन पंत की जो जीवन परिचय है उनका और साहित्यिक परिचय हमने पढ़ा। उसके बाद कल की क्लास में हमने जो नौका विहार इनकी जो रचना है उसका भाव सौंदर्य पढ़ा। आज हम पंत की काव्यगत विशेषताएं पढ़ेंगे। पंत की काव्य चेतना में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको हमने इनके जीवन और साहित्य का जो संक्षिप्त परिचय था उसमें हमने पहचाना। अब हम इस भाग में पंत के जो काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं उनका अवलोकन और विश्लेषण करेंगे। तो पंत की काव्यगत विशेषताओं को हम 4 उपभागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे स्वच्छंदतावाद, मानवतावाद, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण। आइए इन विशेषताओं को एक एक करके विचार किया जाए। तो सबसे पहले है स्वच्छंदतावाद। आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद या रोमांटिक धारा इसको कहते हैं। रोमांटिक धारा, इसका विकास 1920 के आसपास हुआ। 1920 के आसपास इसे छायावादी काव्य के नाम से भी जाना जाता है। छायावादी काव्य। ठीक है। अतीत एवं वर्तमान, परंपरा और नवीनता, भारतीय और यूरोपीय संस्कृतियों के जो घात प्रतिघात है और अखिल भारतीय स्तर पर गांधीवादी विचारधारा के प्रसार के वातावरण में इस काव्य धारा का विकास हुआ। यह रोमांटिक काव्य धारा उच्छ्वास से युगांत तक की प्रमुख वाणी रही है। उच्छ्वास और युगांत क्या है? पंत की रचनाओं के नाम हैं। तो इस काल की कविताओं पर देश के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के जो विरोधाभास हैं और भारत में पनप रहे पूंजीवादी संबंधों का भी प्रभाव पड़ा है। तो इस समय की कविताओं में सामाजिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण की आशाएं भी हैं और औपनिवेशिक सामंतवादी विरोधी संघर्ष की असफलता से जो निराशा उत्पन्न हुई है वह भी है। इसी निराशा के कारण कवि एक ऐसे कल्पना के संसार की खोज करने के लिए निकल पड़ता है जहां प्रभात, सौंदर्य, प्रेम और शांति का अस्तित्व होगा। तो सुमित्रा नंदन पंत भी अपने इस काल के काव्य में बार बार प्रेम, प्रकृति और नारी सौंदर्य की ओर आकृष्ट होते हैं और प्रकृति का रहस्य भी उसे ठीक ठीक समझ में नहीं आता है। जैसे उनकी जो रचना है मौन निमंत्रण, उसमें वह प्रकृति को चकित नेत्रों से देखते हैं। जैसे न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। तो इसमें उन्होंने प्रकृति को चकित नेत्रों से देखा है। पंत की जो सौंदर्य विषयक कविता है उसमें असंतोष का स्वर बराबर सुनाई पड़ता है। तो यह असंतोष पुरातन के प्रति है, जो पुरानी परंपराएं हैं उनके प्रति है। तो उसमें नएपन की आकांक्षा तो है, परंतु ये नयापन कैसे आए और इसका उसे पता नहीं है। तो कवि विश्व के जो नवीन नूतनकरण और परिवर्तन को पहचानते हैं। परिवर्तन की ये जो आकांक्षा है कवि की रचनाओं में बार बार उभरती है और यही उनकी कविता का मूल स्वर भी है। कवि को ये पता है कि जो कल है वो आज नहीं रहेगा,
परिवर्तन इस संसार का नियम है। तो आज की स्थिति देख करके वह निराश है, वह इसमें परिवर्तन चाहता है। इस परिवर्तन की इच्छा से वह पूर्ण पुरातन की ओर लौटता है और उसके पास आज का कोई विकल्प नहीं है। देश गुलाम है, आजाद होने की कोई संभावना नहीं है, परंतु वह अपने को यह कहकर सांत्वना देता है कि विश्व में है परिवर्तन, अतल से उमड़ अकुल अपार, मेघ से विपुलाकार, दिशा अवधि में पल विविध प्रकार, अतल में मिलते तुम अविकार। तो वह बार बार इस विशाल सीमाहीन और मेघ के समान विश्व की ओर परिवर्तन की आशा में टकटकी लगाए बैठा है। असल में पंथ का जो स्वच्छंदतावाद है या जो रोमानीपन है, परिवर्तन का आकांक्षी है। तो उसकी इस आकांक्षा में एक आशा है, नए जीवन और नए युग के परिवर्तन की भावना पंथ की काव्य चेतना का मूल भाव है। जैसे भारत माता शीर्षक कविता में भी उन्होंने कई नवीन निर्माण के आकांक्षी वे रहे हैं। जैसे सदियों का खंडर निष्क्रिय मन, लक्ष्यहीन जर्जर जनजीवन, कैसे हो भू रचना नूतन। तो पंत आरंभ से ही अपनी कविताओं में नए विश्व के निर्माण के प्रति उत्सुक दिखाई पड़ते हैं। वे सदियों से चली आ रही जो खंडहर, निष्क्रिय मन और भयहीन जर्जर जनजीवन को फिर से सक्रिय बनाना चाहते हैं। उस समय चल रहे स्वाधीनता संग्राम और जो महात्मा गांधी के नेतृत्व के आलोक में इन पंक्तियों को हम देखें तो इनकी प्रासंगिकता सिद्ध होती है। कवि सीधे स्वतंत्रता आंदोलन से तो नहीं जुड़ता है, परंतु उसका स्वच्छंदतावाद और प्रकृति प्रेम, परिवर्तन को बार बार अभिव्यक्त करते हैं। परिवर्तन कविता हमने भी पढ़ी है क्लास में, ये हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश युग परिवर्तन का प्रतीक बन गया है। तो युग परिवर्तन की यह धारणा धीरे धीरे और बलवती होती जाती है और उसमें एक सक्रियता भी आती है। यह कवि के स्वच्छंदतावाद का ही विकास है। युग परिवर्तन की यह धारणा धीरे धीरे और बलवती होती जाती है और उसमें एक सक्रियता भी आती है। यह कवि के स्वच्छंदतावाद का ही विकास है। जैसे द्रुत जरो जो कविता है वो भी हमारे पाठ्यक्रम में है, यह भी हमने पढ़ी हुई है। उनकी ये पंक्तियां हम देखते हैं। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे संत्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण। तो परिवर्तन की यही आकांक्षा कवि को जनता के करीब लाती है और वह मानवतावाद की ओर उन्मुख होता है। फिर है ये, अभी हमने क्या पढ़ा, स्वच्छंदतावाद, ये इनकी विशेषता है। अब दूसरी विशेषता क्या है, मानवतावाद। तो सुमित्रानंद पंत के स्वच्छंदतावाद का विकास मानवतावाद में हुआ। ये कवि का स्वाभाविक विकास था। प्रकृति के सौंदर्य से बाहर निकलकर वह मनुष्य के सौंदर्य का उपासक हो गया। जो इनकी रचना है गुंजन, उसमें मानवीयता की धारा प्रबल है और इस संग्रह की कई रचनाएं मानव की स्तुतिगान करती हुई प्रतीत होती है। तो उनका मानवता विषयक आदर्श जो है वो विशेष रूप से मानव शीर्षक रचना में भी प्रकट हुआ है। जैसे तुम मेरे मन के मानव, मेरे गानों के गाने, मेरे मानस के स्पंदन, प्राणों के चिर पहचाने। मानव के कारण ही सब कुछ सुंदर लगता है। मानव कवि का प्रिय है, वह कवि का गान और उसके हृदय की धड़कन है, आत्मा है। सुमित्रानंद पंत के जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उस पर स्वामी विवेकानंद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुंजन नामक जो इनका काव्य संग्रह है उसमें भी मानव शीर्षक रचना में कवि मानव को प्रकृति की संपूर्ण सृष्टि कहता है। और युगांत नामक संग्रह है, उनमें भी मानव शीर्षक कविता है, उसमें भी कवि का रुख बिल्कुल अलग है। वह मनुष्य के समक्ष नतमस्तक है और वह विश्व की उसे परिपूर्ण रचना मानते हैं। जैसे सुंदर है विहंग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम।
तो कवि सारी प्रकृति में मनुष्य को सुंदरतम मानता है। अब पक्षियों और फूलों से भी वह सुंदर लगने लगा है। वह मानवीयता को सर्वश्रेष्ठ गुण मानता है। अब कवि का जो मानव प्रेम है वो अस्पष्ट और प्रतीकात्मक नहीं है, वह सीधे सीधे मानव के गीत गाता है। तो विवेकानंद ने मनुष्य को सृष्टि का केंद्र बिंदु माना है। विवेकानंद के इस विचार को प्रकट करते हुए पंत जी कहते हैं कि जीवन के इस अंधकार में मानव आत्मा का प्रकाश कण। तो विवेकानंद ने अपने देशवासियों से ये आह्वान किया था, ये गुजारिश की थी कि अपने स्वप्नों में जगें और नव जीवन के निर्माण की ओर अग्रसर हों। ये जो आह्वान है वह पंत जी के जो विचार हैं उनकी हम प्रतिध्वनि उसको कह सकते हैं। तो विवेकानंद के समान पंत जी की भी मानव को बलशाली, गौरवशाली, सुंदर और स्वतंत्र देखना चाहते हैं। इसलिए वे बार बार मनुष्य के सर्वांगीण विकास, सुखमय जीवन, मानव के अधिकार और आत्मसम्मान की चर्चा करते हैं। तो भारतीय साहित्य में इस प्रकार के मानवतावादी विचार सबसे पहले किसकी रचनाओं में प्रकट हुए थे? रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर भी हम जिनको कहते हैं। कवि पंत पर विवेकानंद के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर का भी प्रभाव पड़ा। इस मानवतावाद के कारण मनुष्य के आत्मसम्मान को और सुदृढ़ करने और सत्य और न्याय का आदर्श जगाने का प्रयास पंत जी ने अपनी कविताओं में किया है। तो ये जो मानवतावाद है गांधी जी के विचारों से भी प्रभावित था और पंत जी की एक महामानव के रूप में गांधी जी की स्तुति भी हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। तो वे नवीन जो मानववादी संस्कृति है उसके निर्माण में गांधी जी के योगदान की चर्चा सुमित्रा नंदन पंत करते हैं। जैसे नव संस्कृति के दूत, देवताओं का कार्य मानव आत्मा को उबारने आए तुम अनिवार्य। तो देवताओं के दूत के रूप में महात्मा गांधी को संबोधित किया है सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी रचनाओं में। सुमित्रा नंदन पंत का जो मानवतावाद है बाद में अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ, ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था। और कवि मानवतावाद के जो व्यापक सांस्कृतिक समन्वय है उसकी ओर आकृष्ट हुआ। इस नवीन दर्शन में कवि जहाँ चेतना के स्तर पर चिंतन करता दिखाई देता है, वहीं विवेकानंद और गांधी के जो मानवतावाद है उससे जुड़ करके वह जीवन के साथ साक्षात्कार करता है। मानवतावाद चौथे दशक तक पहुंचते पहुंचते सक्रिय हो जाता है और उसका आयाम और भी विस्तृत होता है और नवीन जो कवि है वो जन समाज और सामाजिक अस्तित्व की महत्वता को समझाता है और उसे समाज में मौजूद जो निर्धनता है, गरीबी है, विषमता है, वो सब दिखाई देते हैं और वह उसके मानवतावाद के विकास का एक नया चरण है। पंत की जो कविताएं हैं उसमें नारी सौंदर्य का भी अंकन हुआ है, यह भी हमने पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं। हम नारी सौंदर्य, तो पंत की कविताओं में प्रमुख रूप से क्या दिखाई पड़ता है? प्रकृति चित्रण और नारी सौंदर्य। ठीक है, उन्होंने नारी सौंदर्य को एक गरिमा प्रदान की, नारी को तुच्छ वर्णनीय विषय से अलग हटकर के उन्होंने एक उसको गौरव प्रदान किया। उन्होंने प्रेम और नारी सौंदर्य की नई व्याख्या प्रस्तुत की, है ना, जो कि उनके मानवतावादी चेतना की ही अभिव्यक्ति है। उनकी कविताओं में प्रेमिका भी प्रतीक बनकर के आई है। ग्रंथि जो उनकी रचना है उसमें प्रेमिका का बिछुड़ना और सपनों का टूटना आज के जीवन पर ही एक प्रहार कहा जा सकता है। कवि जानता है कि यह युग सपनों के टूटने का युग है। तो नारी स्वतंत्रता की समस्या पंत जी की चिंता का प्रमुख विषय रहा है और कवि नारी की जो दास्ता की जो प्रवृत्ति है उसकी निंदा करता है। नारी शीर्षक कविता में उनके ये विचार भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि
नारी शीर्षक कविता में उन्होंने ये पंक्ति देखी है उनकी, मुक्त करो नारी को मानव, यह कहकर मानव व संपूर्ण समाज को चुनौती देते हैं। नारी के प्रति उनके मन में जो सम्मान की भावना है उसको उन्होंने अपनी कविता में नारी स्वतंत्रता को ठोस सामाजिक स्वर देने का प्रयास किया है। अब है उनकी तीसरी विशेषता, सामाजिक चेतना। तो सुमित्रानंदन पंत के जो मानवतावाद है उसका विकास सामाजिक चेतना के रूप में हुआ। मानव आत्मा के भाववादी मानवतावादी स्वप्नों से आगे बढ़कर के कवि एक सामाजिक अन्याय तथा समाज के जो वर्गीय स्वरूप है उसको समझने का प्रयत्न करने लगता है। तो वह मानव की जो दयनीय दशा है उसका प्रधान कारण किसको मानते हैं? पूंजीवादियों को। किसान और मजदूर वर्ग का शोषण करके अपना पेट भरने वाले जो पूंजीवादी हैं वह उन पर सीधा आक्रमण करते हैं। तो कवि पंत जो है पूंजीपतियों को अत्याचारी मानते हैं, जो जनता का शोषण करते हैं और खुद समृद्ध और संपन्न होते जाते हैं। उनकी तुलना वह किससे करते हैं? जोंक से। जोंक समझते हो, एक जीव होता है जो खून चूसता है, तो जोंक से करते हैं जो रक्त चूस करके मोटा होता चला जाता है। तो पंत जी का मानना है कि मजदूर ही नवयुग को सृष्टि देंगे। श्रमजीवी जो उनकी रचना है उसमें भी उन्होंने श्रम के सहारे जीविको उपार्जन करने वाले लोगों की प्रशंसा की है। जैसे वह पवित्र है, वह जग के करदम से पोषित, वह निर्माता श्रेणी धन बल से शेषित। वे उन्हें लोक क्रांति का अग्रदूत बना देते हैं। लोक क्रांति का अग्रदूत वह वीर जनादृत, नई सभ्यता का उन्नानायक, शासक शासित। तो सामाजिक अन्याय पंत जी को अधिक व्यग्र करती हैं। सामाजिक विषमताएं और जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन्हें कचोटती रहती है। उन्हें लगता है कि इसके कारण मनुष्य का अस्तित्व जो है लुप्त हो रहा है। सामाजिक चेतना का यह बोध जो है उनके दो लड़के शीर्षक कविता में भी दिखाई देता है। जैसे अपने कमरे की खिड़की से वह दो देहाती लड़कों को देखते हैं और उन बच्चों को निहारते हैं। उनके हास्य और किलकारियों में उसे जीवन का संगीत सुनाई देता है। जैसे मेरे आंगन में टीले पर है मेरा घर, दो छोटे से लड़के आ जाते हैं अक्सर, नंगे बदन गदबदे सांवले सहज छबीले, मिट्टी के मटमेले पुतले पर फुर्तीले। तो कवि जहाँ भी नज़र डालता है वहाँ उसे अत्याचार, अन्याय, शोषण दिखाई देता है। वह जीवन की वास्तविकता से टकराते हैं और अन्य वस्तु से पीड़ित जन उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। तो उनकी वेदना से कवि की वेदना का एकाकार हो जाता है और उसे वह बुढ़ा नजर आता है जो भीख मांगता है और एक छोटा सा सिक्का पाकर के लौट जाता है। कवि उसको ऐसा रंग भरते हैं उसमें कि सभी जगह उसमें पीड़ा और दीनता ही नजर आती है। जैसे ये पंक्तियां हम देखते हैं यहाँ, खड़ा द्वार पर माथा टेके वह जीवन का बूढ़ा पंजर, सिमटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी हिलते हड्डी के ढांचे पर। तो इस कविता में जो दरिद्रता का वर्णन किया गया है, केवल जो भाग्यहीन बुढ़े का ही चित्र नहीं रह जाता है, वह समाज के जो समस्त जनता के दुखों का प्रतीक भी बन जाता है। तो पंत ने अपनी कविताओं के माध्यम से जो सामाजिक चेतना है उसको वास्तविकता से जोड़ा है और उस समय की जो सामाजिक चेतना है उसकी जो नई लहर आई थी उसका स्पष्ट प्रभाव जो है पंत जी की जो कविताएं हैं या उनकी जो रचनाएं हैं उन पर देखा जा सकता है। तो इसके अलावा काला कांकर प्रवास के दौरान भी उन्होंने जनजीवन को बहुत नज़दीक से देखा, उनके सौंदर्य का प्रतिमान बदला। वे दो लड़के और बुढ़े का चित्रण करने लगे, मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के गीत गाने लगे, उन्हें नवीन युग का निर्माता बताने लगे। स्पष्ट रूप से यह उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का ही प्रभाव था। तो विकसित हो रहे पूंजीवाद और साम्राज्यवाद और उसके खिलाफ हो रहे स्वाधीनता संग्राम से भी वे अप्रभावित नहीं रह पाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ था और उस समय जो वामपंथी शक्तियां थी उनकी पकड़ मजबूत हुई थी और मजदूर संघों ने उसमें अहम भूमिका निभाई थी और किसान आंदोलन जो है वो
संगठित हुआ था। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जब हुई थी तो उसने भारतीय साहित्य में लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत किया था। ये आपने इतिहास में भी पढ़ा है कि प्रथम महायुद्ध के बाद पश्चिमी जो आदर्शवादी विचारधारा है उसको बहुत आघात लगा और उसी क्रांति की सफलता ने सबको आकर्षित किया। इन सब ने मिलकर के कवि पंत की जो सामाजिक चेतना है उसको गति दी, उसको वाणी दी। कवि न केवल सामाजिक विषमता का और असमानता से ही परिचित था बल्कि उस पर जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा वह कोकिल से भी अग्नि की वर्षा का आह्वान करने लगा। कोकिल मतलब कोयल। कोयल जो है मीठी वाणी बोलती है तो उसी से भी अपनी कविताओं में कोयल से भी अग्नि वर्षा करने का आह्वान कवि करता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में जो सुमित्रानंद पंत की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनमें स्वतंत्रतावाद, मानवतावाद और सामाजिक चेतना। अब कल की क्लास में हम